एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 सीबीएसई। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स, इसका कंसेप्ट जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिसोर्स का मीनिंग देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिसोर्स इज एनीथिंग विच इज सेटिस्फाइंग योर नीड। हर वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स। तो इसी रिसोर्स की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें करेंगे। तो एनीथिंग विच इज सेटिस्फाइंग योर नीड बट दैट नीड शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिसोर्स है तब आपके लिए रिसोर्स बन पाता है जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल होता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है। दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हर एक वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर रही है उसे हम रिसोर्स कहेंगे। सपोज इफ यू वांट टू स्टडी, तो टीचर इज अ रिसोर्स फॉर यू। ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा है, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। मुझे कुछ यहाँ पर नोट डाउन करना है, मैं लिखना चाहती हूँ, तो दिस चॉक इज माई रिसोर्स। ठीक है, रब डाउन करना है मुझे इसे, तो डस्टर मेरा रिसोर्स हो गया। मुझे जहां जिस पर लिखना है, देन दिस बोर्ड इज माई रिसोर्स। तो ऐसी हर वो चीज जो मेरी जरूरत को या हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है उसे हम रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें तीन बातें और ऐड की है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो कोई भी चीज, नेचर ने तो हमें बहुत सारी चीजें दी है, बट कोई भी चीज हमारे लिए रिसोर्स कब बन पाती है, जब हम उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं और अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्री का। ठीक है, अब हमने ट्री का एग्जाम्पल लिया। ट्री को तो हम एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते, हम कुछ पार्ट जरूर ट्री के यूज कर सकते हैं, बट ट्री को अगर कंप्लीटली यूज करना चाहे तो हम उसे एज इट इज यूज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमें इस टाइम फर्नीचर की जरूरत है और हमारे पास अवेलेबल ट्री है, तो क्या हम अपनी जरूरत पूरी कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि अब हमें जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की, स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, थ्रू द टेक्नोलॉजी हम उस पेड़ को कट करेंगे। ठीक है, उस ट्री को हमने कट कर दिया, देन उसको हम मॉडिफाई करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उस ट्री को हमने फर्नीचर में बदल दिया। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या यूज हुई है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस प्रोसेस को करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा, खर्च भी किया गया होगा। हो सकता है लेबर से ये काम करवाया तो उसको पैसे भी देने पड़े होंगे, मशीन इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम हुआ तो कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यूज हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा। ठीक है, अब वो जो फर्नीचर बन के तैयार हुआ है वो हमारी जरूरत के हिसाब से है या नहीं, तब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो गया। राइट, तो ये तीन चीजें इस्तेमाल करके ही हम रिसोर्स, तब ये रिसोर्स जो है हमारे सामने अवेलेबल हो पाता है। हम डायरेक्टली नेचर की कोई भी दी हुई चीज को हम डायरेक्टली नहीं यूज कर पाते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ता है। अगर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स हमारे लिए किसी काम का नहीं है। या फिर हम इसको एक दूसरी बात से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज हमने कोई मिनरल रिसोर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, अब उस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में हमें बहुत ज्यादा पैसा लग गया, लेकिन जब वो रिसोर्स निकल के बाहर आया, हमने उसको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर प्योरीफाई किया, देन उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो इतनी कीमत का नहीं है, उसकी वैल्यू जो है बहुत कम है, तो वो रिसोर्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। कहने का मतलब हमने उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी यूज की, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया, वो उस रिसोर्स की कीमत से ज्यादा हो गया, तो वो हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे? फिर वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और साथ के साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तब वो चीज हमारे लिए रिसोर्स बने। अब दूसरी बात हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हम रिसोर्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। किसी भी रिसोर्स को हम एज इट इज तो कंज्यूम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मॉडिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ये तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, करना ह्यूमन बींग्स नहीं है, ह्यूमन है सबसे आगे। देन उसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए फिजिकल एनवायरनमेंट, इट मींस नेचर। नेचर ने हमें क्या क्या दिया है? ठीक है, नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचुरल रिसोर्स।
राइट। देन उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब नेचर ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, बट एज इट इज नहीं कर सकते ना, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। नेचर ने हमें फॉसिल फ्यूल्स भी दिए हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को कैसे बाहर निकालना है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे उसको अपने यूज के लायक बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। अब ट्री दिया है नेचर ने, तो ट्री को भी तो हम क्या करेंगे, उसको भी तो मॉडिफाई करेंगे, तभी इस्तेमाल करेंगे, और इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी जो मस्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह है जहां पर हम इन रिसोर्सेस का मॉडिफिकेशन करते हैं, रिसोर्सेस को हम चेंज करते हैं, अपने यूज करने लायक बनाते हैं, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, तब ये रिसोर्स हमारे यूज करने के लायक बन जाएगा। तो ह्यूमन बींग्स ने नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज किया, नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, और उसमें अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट किया, देन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किया, उसको हम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज कह सकते हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, जिसे हम एक इंस्टीट्यूशन का नेम दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं और अपने यूज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो तभी वो रिसोर्स जो है हमारे लिए यूजफुल बन पाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, इसके लिए मैंने 4 कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 4 क्लासिफिकेशन कैटेगरीज हैं और इनकी सब कैटेगरीज भी हैं। जैसे ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसके 2 पार्ट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। एक्सहॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके 2 पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, या फिर हम इसे एक्सहॉस्टिबल और इनएक्सहॉस्टिबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, वी आर हैविंग 4 कैटेगरीज, individual resource, community resource, national and international resource. Then according to the status of development we are having 4 categories: potential resource, developed resources, stock resource and reserved resource. right, तो अब हम इसको 1 by 1 समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बायोटिक एंड एबायोटिक। एवरी लिविंग रिसोर्स, हर एक रिसोर्स जो कि लिविंग है, जैसे कि ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो एवरी लिविंग रिसोर्स इंक्लूड्स इन द बायोटिक कैटेगरी, उसको हम बायोटिक कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बीइंग इज द एग्जाम्पल, ट्री इज द एग्जाम्पल, एनिमल इज द एग्जाम्पल। अब ह्यूमन बीइंग तो बहुत चीजों में रिसोर्स है, हमारी हर जगह जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ आर रिसोर्स, ठीक है। सपोज हम कहीं भी इंक्वायरी के लिए भी गए हैं किसी स्टेशन पे या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज अ रिसोर्स फॉर यू। टीचर इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू यू, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर यू। इफ यू आर अवेलिंग द बैंकिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या किसी भी किस्म की फैसिलिटीज आप ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, राइट। तो इन दिस वे human beings are resources for you, trees are resources, plants are resources for you because these plants are providing valuable things to us. Animals are also resource for us, तो इनकी भी एनिमल्स को भी हम रिसोर्स कहेंगे, बिकॉज एनिमल से भी हमारी बहुत सारी जरूरतें जो है वो पूरी होती है। अगला रिसोर्स कैटेगरी हमारे पास आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। सॉरी, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं इसको बता देती हूँ, हमारे पास एबायोटिक रिसोर्स अभी रह जाता है। एबायोटिक रिसोर्स, एवरी नॉन लिविंग रिसोर्स, हर वो रिसोर्स जो हमारी जरूरत तो पूरा कर रहा है, बट दैट रिसोर्स इज नॉट अ लिविंग रिसोर्स, उसके अंदर लाइफ नहीं है। जैसे कि वाटर हो गया, एयर है, सनलाइट है, ये सब के सब आपके लिए नॉन लिविंग रिसोर्स है, बट इट फुलफिल आवर नीड्स, तो इसीलिए हम इसको एबायोटिक रिसोर्स कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, तो इसमें भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, या एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स और इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्स, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स देखते हैं।
ये वो रिसोर्स है जिसे आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें बट ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इट नेवर कम टू अप टू एन एंड, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल क्या होगा कि वंस इट इज एग्जॉस्टेड, अगर आपने इसको एक बार यूज कर लिया, ठीक है, इसके स्टॉक सारे आपने खत्म कर दिए, तो उसके बाद इस रिसोर्स को बनने में काफी टाइम लग जाएगा। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है जो आपको फॉरएवर मिलता रहेगा, आप जितना मर्जी उसे इस्तेमाल करें, तो उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड है, वाटर है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में, ठीक है। और इनएग्जॉस्टिबल बोलेंगे इसे, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अगर आपने एक बार यूज कर लिया और वो उसके बाद खत्म हो जाएगा, दोबारा से आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, या उसको अवेलेबल होने में हजारों लाखों साल की प्रोसेस लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, वंस इट इज एग्जॉस्टेड वी विल नॉट गेट इट अगेन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग फॉसिल फ्यूल्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ओनरशिप के अकॉर्डिंग। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स जो जिसकी ओनरशिप जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है, जिसे हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं, जैसे कि सपोज कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, वो एक प्राइवेट उसकी ओनरशिप है, उसका जो ओनर है वो कोई सिंगल पर्सन है, उस पर्टिकुलर पर्सन का ओनर है। दैट हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू यू, दैट हॉस्पिटल इज अ रिसोर्स फॉर यू, बट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप दैट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स। इसलिए इंडिविजुअल हुआ क्योंकि उसकी ओनरशिप एक सिंगल पर्सन के पास है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स के ऊपर। ऐसा रिसोर्स जो आपकी नीड्स को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है वो कम्युनिटी के पास है, ग्रुप ऑफ पर्संस के पास है, या ये कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, उसको भी हम कम्युनिटी रिसोर्स में डालेंगे। किसी सोसाइटी के पास ओनरशिप है तो दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिटी रिसोर्स। अगला आता है हमारे पास नेशनल रिसोर्स। अब नेशनल रिसोर्स के अंदर क्या होता है कि ऐसा रिसोर्स जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, कंट्री की लैंड बाउंड्री के अंदर है, उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्स। बट व्हाट अबाउट द ओशियनिक रिसोर्स, ओशियन के अंदर भी तो हमें हमारे नेशनल रिसोर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक लिमिट डिसाइडेड है इन द ओशियनिक बाउंड्रीज, अप्रोक्सीमेट 12 नॉटिकल माइल्स। किलोमीटर्स में देखते हैं 22.2 किलोमीटर तक हमारी ओशियनिक बाउंड्रीज जो होती है, वहां तक हम ओशियन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है बॉम्बे हाई का, जहां से हम लोग क्रूड ऑयल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो है तो ये ओशियन के अंदर ही, और लेकिन आता है हमारी ओशियनिक बाउंड्री के अंदर, तो दिस इज आवर नेशनल रिसोर्स, राइट। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पे। जो इंटरनेशनल रिसोर्स जो है हमारी नेशनल बाउंड्रीज के बाद जो ओशियनिक रिसोर्स शुरू होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स, राइट। और इसके लिए हम एक वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको 200 नॉटिकल माइल्स तक हमने लिया है, और अप्रोक्सीमेट अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो 370.4 किलोमीटर तक जो है इसकी ओशियनिक, इसकी जो बाउंड्री है वो आती है, और इसको इंटरनेशनल रिसोर्स हम लोग कहते हैं, जहां पे हमें अदर कंट्रीज के साथ भी मिलजुल कर समझौता करके, ट्रीटी साइन करके, फिर हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स इन द EEZ। अगली कैटेगरी आती है हमारी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटीज कह सकते हैं, ऐसा रिसोर्स जिसकी हमें काबिलियत पता है, ठीक है, हम उसको इन फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। अभी तो नहीं डेवलप किया, ठीक है, क्योंकि हमें हो सकता है अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम उसको डेवलप कर सकते हैं, या आगे आने वाले टाइम में वो रिसोर्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का नदर्न पार्ट है, हमारा जो डेजर्ट रीजन है कंप्लीटली, इट इज हैविंग एडिक्वेट सनलाइट। सनलाइट बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पे सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, विंड पावर भी अच्छे से जनरेट हो सकती है, यहाँ पे कोस्टल एरियाज के अंदर विंड पावर जनरेट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वी नो द capability, we know the potential of that resource, but right now we are not using that kind of resource. अभी हमने वहां पर उसको डेवलप नहीं किया, पर पोटेंशियल हमें पता है, तो this kind of resource is known as potential resource. Developed resource,
जिसे हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, जो हमारी डेली रूटीन में यूज हो रहा है, उसे हम कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। अगला आता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जमा करना, किसी चीज को जमा कर। हम क्यों जमा कर पा रहे हैं उस रिसोर्स को? क्योंकि अभी हमारे अंदर एक कमी के हमें ये नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज दैट रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको सेपरेट कैसे किया जाए? फिर डोंट नो द टेक्नोलॉजी, अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वाटर के साथ इस्तेमाल करें। स्टॉक हो सकता है इन फ्यूचर हमें करना पड़े, बट राइट नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, या हम भी जानते हैं इस चीज को, कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि रिसोर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारी लाइफ की क्वालिटी, एक क्वालिटी लाइफ हमें प्रोवाइड करता है, और हर तरीके से हम रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारे लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारी क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करता है ये, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिसोर्स है, तो हमने क्या किया कि इस रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब अंधाधुंध यूज कर रहे हैं हम, इसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आई है। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज, धीरे धीरे रिसोर्सेज जो है वो घटते जा रहे हैं, ठीक है। मिनरल रिसोर्स की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, तो किसी टाइम में ये बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज ये रिसोर्सेज जो है घट के हमारे पास कम हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के पास तो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और कई लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होते। रिच के पास रिसोर्स अवेलेबल है, और जो पुअर है उस सेगमेंट है उसके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो हम जब इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई है। वैसे कहा यह जाता है कि रिसोर्स जो है केवल हमारी जरूरत को पूरा करे तो अच्छा है, अगर ये हमारे लालच को पूरा करता है तो फिर हमारे लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि हम रिसोर्सेज से सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, अपना लालच कभी पूरा नहीं कर सकते, अपनी ग्रीडीनेस जो है वो कभी फुलफिल नहीं कर सकते। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज लेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे हम पेड़ को लगातार काटते जा रहे हैं, पेड़ हमारे लिए रिसोर्स है, बट हम इसको अंधाधुंध काटते जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली हम इसको कट करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया। इफ वाटर, रिवर वाटर इज अ रिसोर्स फॉर अस, बट वी आर पॉल्यूटिंग देम, ठीक है, हम उसको पॉल्यूट करते जा रहे हैं, तो भी हमारे लिए एक तरह से ये आगे चल के प्रॉब्लमेटिक बन गया है। इकोलॉजिकल क्राइसिस, इट्स द अनदर प्रॉब्लम फॉर अस। ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जनरेट हो गई। आज के टाइम में ये हमारे सामने आ गई है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी ग्रीडीनेस को छोड़कर रिसोर्सेज को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए रखना चाहिए, तब हम एक अच्छा सर्वाइवल जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लालच करेंगे रिसोर्सेज के लिए तो वी विल नॉट फुलफिल आवर नीड्स, और आगे चलकर जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उठानी पड़ेंगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? इसका मतलब ये है कि हम अपनी जरूरत को तो पूरा करें, लेकिन हम ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट का डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है। हम डेवलपमेंट करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उस डेवलपमेंट के चक्कर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा हो। तो डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड शुड बी कंसर्न्ड विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दो चीजों का हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। एक तो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं निकल के आने चाहिए सामने, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम उसको किसी भी रिसोर्स को इतना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नुकसान हो जाए। आज का भी ध्यान रखें, फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें, और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से सेंसिबल और जुडिशियस वे से अगर हम
रिसोर्स को यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मतलब डेवलपमेंट तो करना है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी चीज है कि हमें डेवलपमेंट तो करना ही करना है, बट डेवलपमेंट करते टाइम वी शुड कीप इन माइंड कि वी शुड नॉट डैमेज आवर इन्वायरमेंट, we will take care of the future generation and development should take place। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके लिए पहले तो हम लोग कंसर्न नहीं थे, हम क्या कर रहे थे, अंधाधुंध जो है इस्तेमाल करते जा रहे थे। ऐसा सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज भी कर रहे थे। ठीक है, उन्हें कोई वो कंसर्न नहीं थे इन्वायरमेंट के साथ कि क्या होना है उनके साथ, मतलब कितना डैमेज वो इन्वायरमेंट को करें, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो फर्स्ट टाइम हम इन इश्यूज को लेकर एक अर्थ समिट हुआ, फर्स्ट टाइम इन जून 1992 के अंदर फर्स्ट टाइम एक अर्थ समिट हुआ, जिसके अंदर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। प्लेस कौन सी थी, रियो डी जेनेरियो इन द ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और मेजर इनका यहाँ पे इकट्ठा होने का रीजन क्या था कि इनको इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करना था। उन्होंने ये डिसाइड करना था कि हम अपना डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को लॉस नहीं करना, किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, प्रोटेक्ट करना है हमारे इन्वायरमेंट को, बट उसके साथ साथ अपना सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है, बट विद द म्यूचुअल कॉपरेशन, एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ हम डेवलपमेंट भी करेंगे, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे, और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जो 100 कंट्रीज एंड दीज 100 पार्टिसिपेंट कंट्रीज, दे वर असेंबल्ड इन द रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन जून 1992। राइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एजेंडा 21 की। अब ये एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, एक डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने साइन किया था, और इसके अंदर ये पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे जो कि इन्वायरमेंट से कंसर्न्ड थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप का नेम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इनका मेन एजेंडा क्या था कि किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना। कुछ कंट्रीज जो है वो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो दे आर इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, और कहीं बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कहीं इन्वायरमेंट की वजह से अगर कोई डैमेज हो गया है, एपिडेमिक वहां पर है, डिजीजेज है वहां पर, तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो कंट्रीज इकट्ठे हुए थे, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इन्वायरमेंट का तो ध्यान रखना ही रखना था, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी डेवलपमेंट की, इस चीज को इन्होंने म्यूचुअली शेयर करना था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। सो दिस वाज द मेन एजेंडा 21। देन इन उस टाइम ये भी डिसाइड किया गया था कि जो लोकल कंट्रीज हैं, लोकल गवर्नमेंट है वहां की, वो अपनी कंट्री के अंदर इस तरह के इश्यूज को खुद ड्रॉ करे, यानी खुद फाइंड आउट करे कि किस तरीके के इश्यूज जो है वो कंट्री के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक एक इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरीके से आपस में हेल्प करके या एक दूसरे को कोऑपरेट करके हम उन इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एजेंडा 21। अब हमारा अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग 3 टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। सेकेंडली, हम रिसोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, व्हाई दिस इज डन। देन नेक्स्ट इज वी विल स्टडी दिस टॉपिक विद सम एग्जांपल्स, और इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा कि हम रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे, इसके लिए कौन से स्टेप्स या कौन सा प्रोसीजर जो है इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम लोग रिसोर्सेज को बड़े सेंसिबल तरीके से, जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक सेंसिबल यूज, जुडिशियस यूज रिसोर्सेज का, उसे हम कहेंगे रिसोर्स प्लानिंग। देन नेक्स्ट इज why this resource planning is important, or why this resource planning is done by us. Next is, first is for sustainable और economic development. रिसोर्स प्लानिंग हम लोग करते हैं सस्टेनेबल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
सस्टेनेबल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सस्टेनेबल का मतलब है कि डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है फॉर नैरोइंग डाउन और टू रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। पहले हमने किया था कि रिसोर्सेज जो है वो फ्यू हैंड्स में ही एक्यूमुलेटेड है, कुछ के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और कुछ के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रिसोर्स को इस तरीके से प्लान करो कि सब तक पहुंच सके, इसकी अवेलेबिलिटी सब तक हो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए या इसी बात को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, टू रिड्यूस द इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारी अर्थ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज डाइवर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। पर इसके लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे उस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम दूसरी जगह सेम रिसोर्स की अगर बात करें तो वो रिसोर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल इसके लिए ले रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो बहुत हैं। हम लोग अगर अपने ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, मेघालय का ही एग्जांपल लेते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी है यहाँ पर, और इनफैक्ट यहाँ पर एक बड़ी रिवर भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे पानी की किसी तरीके की कमी नहीं है। इट मीन्स वाटर रिसोर्सेज, यहाँ वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। वहीं हम अगर दूसरी तरफ देखें, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रन ऑफ कच्छ, गुजरात का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो एक जगह तो ऐसा है कि जहाँ पे रिसोर्स इतना है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे। असम का एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे फ्लड तक आ जाता है हैवी रेनफॉल की वजह से, और वहीं अगर हम दूसरी साइड राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर रेनफॉल है ही नहीं, लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वहाँ पर होती है। तो एक तरफ तो सेम रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ रिसोर्स की कमी है। और हम लोग टॉपिक क्या अंडरस्टैंड करें, रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि इस तरीके से प्लान करना है हमें कि मतलब इस तरीके से प्लान करें कि जो रिसोर्स हम लोग एक जगह तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, तो हम इस तरह की प्लानिंग करें कि दोनों ही जगह का डेवलपमेंट हो सके किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को लेकर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं राजस्थान का, एंडोर्ड विद द सोलर और विंड एनर्जी। यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट डेफिशिएंट इन द वाटर, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग और एग्जांपल लेते हैं इंडिया से, जैसे कि हमारे सेंट्रल में स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत है, इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी कहा जाता है। तो मिनरल रिसोर्स तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता तो हमें फर्टाइल प्लेन नहीं मिलता, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो हम उन मिनरल रिसोर्स से हम कुछ ऐसी प्लानिंग करें रिसोर्सेज की, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम मिनरल से ही डेवलप कर सकें, ठीक है। तो इसी को हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, अदर एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो हम लोग यहाँ पे मिनरल्स के थ्रू इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं लद्दाख का। लद्दाख जो है यहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज है, बट वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं है, अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब कि हम इस रीजन को, जो कि इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहा जाने वाला रीजन है, इस एरिया को हम इस तरीके से प्लान करें इसके रिसोर्सेज को यूज़ करके कि ये एरिया भी आने वाले टाइम में डेवलप हो सके। इसी को हम रिसोर्स प्लानिंग कहेंगे। रिसोर्स मतलब अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस एंड सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। अब नेक्स्ट है हाउ या फिर प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग रिसोर्स को प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं हम रिसोर्सेज की। इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज, सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर,
नेक्स्ट है मैच विद द अदर नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। सबसे पहला स्टेज या सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल हैं। अब पता लगाने के तरीके हो सकते हैं हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि सर्वे के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेज का, ताकि हमें पता लगे कि हम कंट्री के कौन से रीजन के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। जब हमें पता लगेगा रिसोर्सेज का, तभी तो हम लोग आगे प्लानिंग कर पाएंगे कि ये रिसोर्स हमारे पास इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये क्वालिटी का रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कैसी क्वालिटी है। तो सेकेंड स्टेज जो होगा, जब हमें पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग तैयार करेंगे, एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें। जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, स्किल चाहिए होगी, इंस्टीट्यूशन या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जहाँ से हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है कि सबसे पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर रिसोर्स अवेलेबल है, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि हम पहले रिसोर्स को पता लगाकर ये देखें कि ये रिसोर्स क्या है, ऑलरेडी हम यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, इसका यूसेज कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं पर उसका इतना यूसेज ही नहीं हो रहा हो, लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को निकालने में उसको पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इनपुट डालना है, आउटपुट कुछ नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो हम उसको अदर प्लान से भी करेंगे, या फिर अगर अभी हमें उस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उस रिसोर्सेज को पता लगा के उस जगह को, उस रीजन को सेव कर देंगे, जैसा हमने क्लासिफिकेशन में भी किया था कि एज अ स्टॉक उसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रख देंगे। कहने का मतलब हम उसे अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब हमारे अदर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो उस रिसोर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम रखेंगे स्टॉक कैटेगरी के अंदर, क्योंकि वो रिसोर्स की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। और अगर हमें रिसोर्स की अभी इमीडिएट ज़रूरत है, हम उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हमें पता लग गया है कि ऐसा रिसोर्स इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकालने के तरीके सोचेंगे। तो यही हमारी रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज को, दूसरा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग तैयार करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, स्किल्स यूज़ करना अपनी। इसके बाद थर्ड है कि हम उसको मैच करेंगे अदर नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स के थ्रू। ठीक है, कि हम उस रिसोर्सेज की कितनी ज़रूरत अभी एट प्रेजेंट हमें है। ठीक है, और हम लोग ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही करते चले आ रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट फेजेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट फेजेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्री कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड, और कॉलोनियल पीरियड के बाद क्या रिजल्ट रहा रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से कंसर्न। सबसे पहले हम लोग प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। कॉलोनियल पीरियड मतलब कि बिफोर द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स। फर्स्ट वी आर हैविंग एडिक्वेट रिसोर्सेज। उस टाइम हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्किल्स नहीं थी। जैसा कि आपको याद होगा कि उस टाइम हम लोग हमारे यहाँ पे हैंड लेबर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, हाथ से हम लोग काम करते थे, मशीनों का इतना यूज़ नहीं होता था, छोटे मोटे टूल्स हमारे यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे, तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को हम डेवलप नहीं कर पाए थे। जो हमारे मेजर इम्पॉर्टेंट डेली यूसेज वाले रिसोर्सेज थे, केवल हम उन्हीं का ही इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत थे लेकिन टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलप नहीं हुई थी। फिर हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल थे। ये हमें पता है कि लार्ज क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज थे, और इन्हीं रिसोर्सेज ने ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट किया। दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स आवर कंट्री। ठीक है, तो अगर जब उन्हें यहाँ पे रिसोर्सेज का पता लगा कि यहाँ इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए
वो चाहते थे कि यहाँ पर वो अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर सकें, तो उसके लिए उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। शुरू में उनकी पॉलिसीज़ जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ के रीजन्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे। उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता था कि वो उससे मैक्सिमम अर्निंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। So they exploited our resources to establish their supremacy. तो इसी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप में, इंग्लैंड में पहले ही स्टार्ट हो चुका था, तो वहाँ पे मशीनरीज़ का यूसेज बहुत ज़्यादा था, जो कि हमारी कंट्री में अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मशीनरीज़ को इंट्रोड्यूस किया। भले ही उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीनरीज़ का यूज़ करना शुरू किया, लेकिन उनका अपना फ़ायदा भी इसके पीछे छुपा हुआ था। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ इसी स्टेज के अंदर। इंस्टीट्यूशनल सेटअप और चेंजेस, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम, तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी हुआ यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी यहाँ पर आने लगे, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट था रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। चाहे उनका अपना फ़ायदा हो, लेकिन रिसोर्सेज हमारी कंट्री में डेवलप होने लगे। इसके साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ गया, धीरे धीरे करके स्किल डेवलपमेंट भी हमारी कंट्री में हुआ। इंक्रीज्ड यूसेज ऑफ द मशीनरीज, जो हम पहले छोटे छोटे टूल्स के साथ काम किया करते थे, अब बड़ी और हेवी मशीनरीज के साथ यहाँ पर काम होना शुरू हो गया। क्वालिटी इंक्रीज हुई, हमारे रिसोर्सेज की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही डेवलप हुई। यहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास आने लगे, हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी जो है वो प्रिपेयर होने लगे। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड के बाद। कॉलोनियल पीरियड में वो फ़ायदा हम तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसके बाद हमने उनसे स्किल सीखी, टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, और ओवरऑल अगर हम लास्ट में कह सकते हैं कि ह्यूमंस का डेवलपमेंट इस स्टेज के बाद काफ़ी हुआ। सो दिस वाज the development of resources in different phases. So next topic is need for conservation of resources. हमें resources को conserve करने की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला रीज़न है हमारे सामने कि हम क्यों रिसोर्स को कंजर्व करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर हम अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, आज भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट, ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की हमें हर हालत में ज़रूरत है, इसीलिए हमें इसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। अगला जो रीज़न हमारे सामने है वो रीज़न है ओवर यूटिलाइजेशन। हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं, हम उसको इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट हम इसको इतना ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी हमारे सामने पड़ती चली जा रही है। और ये रिसोर्स इतने कम हो गए जिसकी वजह से हमें उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। और रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करने की वजह से हमारे सामने जो मेजर 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा रुक गया। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इश्यूज़। बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ हमने इतनी इस्टेब्लिश तो कर दी हैं अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, ओवर प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से हम जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वो पोल्यूशन लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कारण है कि हम रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो डिप्लेट होते चले जा रहे हैं। डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज एट द ग्लोबल लेवल। ये रिसोर्सेज धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, इनकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि ऐसे हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ा था, जिसमें एक रिसोर्स ऐसा था कि जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ टाइम बाद वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा रिन्यू होने में हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे। जब वो इतना लंबा टाइम लेता है रिन्यू होने के अंदर, तो वो रिसोर्स इन बिटवीन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो इसलिए भी हमें रिसोर्स को सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है, और बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके के साथ हमें अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला जो है, इसी कंसर्न में गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी सी बात कही है, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसका मतलब ये है
कि रिसोर्स जो है ये हमारे लिए सफिशिएंट है, रिसोर्स हमारे लिए सफिशिएंट है, ये हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, पर हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो रिसोर्स को जो है हम उतना ही इस्तेमाल करें हमें जितनी इसकी ज़रूरत है। अगर हम इसको लालच में आके ओवर यूटिलाइज करेंगे, मैनेज तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रिसोर्स को हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सेंसिबल तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस्तेमाल करने के साथ साथ हम इसको कंजर्व भी करके रख सकें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसे इस्तेमाल करें। तो रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें इसका कंजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान बराबर देना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज। अब हम ये देखेंगे कि जो लैंड रिसोर्स है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेस्ट कवर हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस भी हमें पता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड विद द नेचुरल वेजिटेशन, एंड इट सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। तो वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम वैसे देखें इनको जनरल वे में, तो इट सपोर्ट्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ आवर अर्थ। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम देखते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पर्पस की वजह से, क्योंकि एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड है फूड, तो वो हमारी फुलफिल होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से ही। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास लैंड रिसोर्स होना चाहिए। सो इन दिस वे लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इट सपोर्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारी लैंड रिसोर्स के बिना फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे सपोज हम एक ट्रांसपोर्टेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और लैंड रिसोर्स में ही होगा ये, क्योंकि जितनी भी सड़कें बनाई जाएंगी, जो भी रोड होगा, रेलवे ट्रैक्स होंगे, ये सब के सब हमारे लैंड के ऊपर ही बनेंगे, और इसी के ऊपर ट्रांसपोर्ट भी हमें यूज़ करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह से लैंड रिसोर्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो डन बाय विद द हेल्प ऑफ द लैंड रिसोर्स। ठीक है, कैसे? क्योंकि डिफरेंट टावर्स जो है वो हमें लैंड पे सेटअप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो लैंड रिसोर्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमने लैंड रिसोर्स के ऊपर सेटअप करनी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इज़ यूज्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारी इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, ये सब भी हम लैंड के ऊपर ही बनाते हैं। लैंड रिसोर्स जो है हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, जो कुछ भी हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो वो सब के सब बिना लैंड रिसोर्स के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि लैंड रिसोर्स जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो लैंड रिसोर्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। Now our next topic is statistical study of land resources. अब हम लोग स्टैटिस्टिकल स्टडी करेंगे हमारे इंडिया के अंदर जो लैंड रिसोर्सेज है उसके बारे में। सबसे पहला है टोटल लैंड मास ऑन द अर्थ इज़ 29%। अर्थ के ऊपर टोटल लैंड मास कितना है? 29%। अगर हम इसको नियर एग्जैक्टली देखते हैं तो दिस इज़ 29.2%, राइट। तो 29% हमारा लैंड मास है। अदर जो है हमारा दैट इज़ वाटर बॉडी 71%। ठीक है, देन अगर हम लोग जोग्राफिकल एरिया देखें टोटल इंडिया का, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिस इज़ द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे इंडिया के अंदर जो रिलीफ फीचर्स हैं वो कितना डिवाइडेड है लैंड रिसोर्सेज में। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स इज़ 43%। ठीक है, प्लेन हमारे पास कितने हैं? 43%। अब इसका यूसेज क्या है? इट इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, इट इज़ यूज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। हम लोग बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ जो है इसी के ऊपर बनाते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल पर्पस में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन्स, जो कि हमारे पास 30% है।
और ये 30% माउंटेन्स जो हैं इसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द पैरानॉमिक ब्यूटीज़, सीनिक ब्यूटीज़ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, जो अभी इन दिनों में हम लोग सोच रहे हैं कि माउंटेनियस रीजन्स को स्टेप फार्मिंग के थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर दें एग्रीकल्चरल एरियाज़ के अंदर, तो हम लोग कई एरियाज़ में ऐसा शुरू भी कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ जो है हमारे पास हैं 27%, और जो प्लेट्यूज़ हैं इट इज़ यूज्ड फॉर द मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स हमारे यहाँ पर हैं, तो इस 27% एरियाज़ को मैक्सिमम हम लोग एज अ मिनरल रिसोर्सेज के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ यहाँ पे माइनिंग की होती हैं, राइट। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ सपोर्टेबल एग्रीकल्चर फॉर अस, ठीक है। तो प्लेन्स जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के अंदर, रेजिडेंशियल पर्पज़, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माउंटेनियस रीजन जो है दिस इंक्रीजेज द सीनिक ब्यूटी ऑफ द कंट्री, और इसके अलावा फॉरेस्ट का भी यूज़ है ही हमारी कंट्री के अंदर, हर जगह फॉरेस्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है हमारे पास प्लेट्यूज़ के लिए। प्लेट्यूज़ हम मिनरल रिसोर्सेज को कंटेन करके रखते हैं, या फिर यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। So this is the statistical study of the land resources in India. Now we will go with the land utilization topic, how we are utilizing land in our country. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, कि हम हमारी कंट्री के अंदर लैंड को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फैक्टर कौन से हैं जिसके थ्रू हम लोग लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर on which land utilization is depending upon, या depends upon। तो फर्स्ट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ अवेलेबल लैंड। जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, किस क्वालिटी की वो है। इफ इट इज़ फर्टाइल सॉइल तो वी कैन यूज़ दैट इन द एग्रीकल्चर पर्पज़। अगर इनफर्टाइल है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके साथ। तो हम ये देखेंगे कि जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, जितनी भी ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, वो किस तरह की, उसकी क्वालिटी क्या है, उसी के साथ हमारा डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ किस पर्पज़ में करें। अगर फर्टाइल है तो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेंगे, फर्टाइल नहीं है तो हम उसको अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर किसी अदर पर्पज़ में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आता है नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब लैंड को हम यूटिलाइज एग्रीकल्चर पर्पज़ में ज़्यादा तब करेंगे जब हमारी पॉपुलेशन को ज़रूरत है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। मान लीजिए हमारे पास फर्टाइल लैंड तो अवेलेबल है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि हम उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम उस लैंड पर ज़्यादा करें। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ रहने वाली पॉपुलेशन की ज़रूरत क्या है, तो उसके ऊपर भी हमारा लैंड यूटिलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा लैंड यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है। तो क्या है कि अगर कंट्री की जो टेक्नोलॉजिकल काफ़ी एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली कंट्री अगर एडवांस है, तो फिर क्या होगा कि हम उस लैंड को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई ऐसी ज़मीन भी है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अच्छी टेक्नोलॉजी है कंट्री के पास, तो हम उसको भी फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर को हमें एग्रीकल्चर बहुत करनी है, ज़रूरत है हमें एग्रीकल्चर की, क्योंकि हमें फूड सप्लाई जो है पूरे कंट्री में करना है। ज़मीन उतनी है नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर हमें फिर भी ज़्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि हमें फूड रिसोर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम जो अदर लैंड है जो इनफर्टाइल है या लेस फर्टाइल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके या वाटर रिसोर्सेज को अवेलेबल करवा कर हम उस लैंड को एक अरेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब वो लैंड अरेबल लैंड एक फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली अपनी वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द फैक्टर विच इज़ ऑन विच द यूसेज ऑफ द लैंड इज़ डिपेंड्स अपॉन। अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर लैंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। यूज फॉर द पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस। सबसे पहला है हमारा फॉरेस्ट कवर।
जो कि 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 21.67% एरिया जो है हमारा कंट्री का फॉरेस्ट से कवर है। वैसे 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही रिड्यूस हो गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। लेकिन धीरे धीरे करके हमने हमारी गवर्नमेंट ने और हमने इतने स्टेप्स लिए हैं कि जिससे कि हमारा ये जो फॉरेस्ट एरिया जो है वो कवर हो पाया है। लेकिन फिर भी अगर हम आज के डेटाज भी देखते हैं तो ये सिर्फ 21.67% है। अब इतना कम फॉरेस्ट कवर है, लेकिन हमारे पास मिनिमम फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए। तो उस लेवल को भी हमें अचीव करना है कि इन फ्यूचर में भी हम लोग इस लेवल को अचीव कर पाएँ, अगर हम बड़े ही सेंसिबल तरीके से फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। अब नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस में हम लोग लैंड को कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले आता है बैरन और वेस्ट लैंड। ये एक तरह से नॉन एग्रीकल्चर पर्पस ही हो गया। बैरन और वेस्ट लैंड मतलब कि ऐसी ज़मीन जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैरन पड़ी है, बंजर भूमि है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें से कुछ लैंड जो है बैरन है, वेस्ट है, उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बैरन लैंड है तो वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज। नाउ कम टू द सेकेंड नेक्स्ट पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस। अब एग्रीकल्चरल पर्पस में तो क्लियर ही है कि इट इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, बट इसमें भी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स। है तो एग्रीकल्चर पर्पस, लेकिन ये कहलाते हैं परमानेंट पास्चर्स, जहाँ पे एनिमल्स को ग्रेज किया जाता है। तो ये भी एक तरह से एग्रीकल्चरल यूसेज है। यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है। तो दिस इज द परमानेंट पास्चर, जहाँ पे एनिमल्स के पर्पस से ही, एनिमल्स को ग्रेज करने के पर्पस से ही उस लैंड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज परमानेंट पास्चर्स। मैक्सिमम इट इज़ यूज फॉर टू ग्रो द फॉडर क्रॉप्स। हो गया एग्रीकल्चरल यूज ही, क्योंकि हम यहाँ पर फॉडर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स का मतलब है कि ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप से निकल आते हैं, ठीक है, अपने आप से जो निकल आते हैं, बट हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिसलेनियस ट्री क्रॉप। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है कि ज़मीन तो है खेती करने लायक, ज़मीन तो है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कर नहीं रहे। वो 5 साल से ज़्यादा खाली पड़ी हुई है, यानी कि इट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years। तो दिस इज कॉल्ड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल, कल्टीवेट करने लायक तो है, लेकिन किसी रीज़न से हम उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं और हमने उसे खाली छोड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट कैटेगरी फेलो लैंड, करंट फेलो एंड अदर देन फेलो। फेलो का मतलब यही होगा कि भाई हम जिस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, है तो एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें खेती नहीं कर रहे हैं। फेलो लैंड जिसे हमने 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया है, या लेस देन 1 year, कि हमने जैसे साल में 2 फसल ले सकते हैं या 3 फसल ले सकते हैं और हमने एक ही ली है, ठीक है, और बाकी टाइम हमने उसे खाली छोड़ दिया। तो दिस काइंड ऑफ लैंड इज नोन एज करंट फेलो लैंड। एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, बट जितना करना चाहिए या जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेलो लैंड। नेक्स्ट इज अदर देन करंट फेलो। है एग्रीकल्चरल लैंड ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें 1 to 5 years का गैप डाले, 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया, या 2 साल, 3 साल, 1 से लेके 5 साल तक अगर हम किसी ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फेलो लैंड। 2 कैटेगरीज हो गई इसके अंदर, करंट फेलो लेस देन 1 year, अदर देन करंट फेलो बिटवीन 1 to 5 years, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मतलब कि हमने जितनी फील्ड के ऊपर अभी इस टाइम क्रॉप लगा रखी, नेट क्रॉप्ड एरिया, जिसमें अभी इस टाइम हमारे पास फसल लगी हुई है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। सो इन दिस वे वी आर यूटिलाइजिंग आवर लैंड रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इंडिया हमारी जो लैंड यूटिलाइजेशन, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है
जो सॉइल की क्वालिटी है, लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कैसे हो रही है, वो कम कैसे हो रही है, उसकी क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, इसके लिए भी हम कुछ मेजर्स करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स, हमारी भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे हम जो हमारी लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमारी सबसे पहले रीजन है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। हम लोग डैम्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती चली जाती है। जैसे सपोज हमने कोई डैम बनाया, मान लीजिए कुछ टाइम बाद वो डैम टूट जाता है और उसके बाद एक ये सॉइल इरोजन का कारण भी बनता है टूटने के बाद, और वहां की सॉइल जो है, वहां की जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम अब हमारी इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो रही है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इवन नॉइज पोल्यूशन भी है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है कि हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है। राइट, नेक्स्ट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज की वजह से भी हमारी लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। एयर पोल्यूशन होता है, बारिश आती है, फिर जो हवा के अंदर जो वो केमिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, देन रेनफॉल के बाद वो केमिकल्स जो है वो सॉइल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन। शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगेन अगर अर्बनाइजेशन होगा तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इंक्रीज होगी एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट वन इज माइनिंग। कई बार माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है, लैंड जो है वो डिग्रेड होती चली जाती है। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि फ्लड है, लैंडस्लाइड है, नेचुरल हैजर्ड्स है, overgrazing, water logging. These factors are also responsible for the degrading of the soil. Next is what are the conservational measures. हमें ये कारण तो पता लग गए कि भाई किस लिए सॉइल डिग्रेड हो रही है। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं? सबसे वन एंड ओनली जो हर जगह फिट हो जाए ऐसा पॉइंट है अफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम ट्रीज को प्लांट करते हैं तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि एक ट्री प्लांट करने से हम लोग लैंड डिग्रेडेशन से बच जाएंगे, हम सॉइल इरोजन से बच जाएंगे। ट्री हमारा एयर को भी पॉल्यूट होने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्योरीफाई उसको करता रहता है एयर को। तो बहुत सारे फायदे जो हैं हमें सिर्फ अफॉरेस्टेशन की वजह से ही मिल सकता है। अगला है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड है, जो किसी काम की नहीं है, इनफर्टाइल है, बैरन है, इस तरह की लैंड के अंदर हम कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी क्वालिटी लैंड है हम वहां पर जाकर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी शुरू कर दें, तो धीरे धीरे करके हमारी क्वालिटी लैंड, फर्टाइल लैंड जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होती जा रही है। राइट, फिर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के ऊपर प्रॉपर चेक होना चाहिए कि ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है या नहीं है, अच्छे से किया है कंस्ट्रक्शन या नहीं। कंट्रोल करना चाहिए पॉल्यूशन के ऊपर, हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन को हम चेक कर सकते हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि हमारी अपनी वजह से आता है। नेचुरली फ्लड आ रहा है तो दैट इज अ सेपरेट इशू, बट अगर हमारी वजह से कोई फ्लड आ रहा है कि जैसे सपोज कोई डैम टूट गया या कोई और रीजन की वजह से फ्लड आ रहा है, तो हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करके हम लोग लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सबसे पहले हम सॉइल की इंपॉर्टेंस देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन द फूड प्रोडक्शन। जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो किस पे होगी? सॉइल पे होगी। सॉइल पे होगी तो फूड प्रोडक्शन जो है वो हमें फूड प्रोडक्शन जो है वो सॉइल की वजह से ही हो रहा है। तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। अगर हम लोग एग्रीकल्चर करें तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी इनहेंस कर रहा है, ठीक है। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी हमें मिल जाएंगे, जो हमारी क्रस्ट लेयर है उस पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो अगेन इट इज इनहेंसिंग आवर इकोनॉमी, राइट।
नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सॉइल से ही एसोसिएटेड है। तो इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अस, लाइफ को सपोर्ट करता है। इतने सारे प्लांट्स जो है वो सॉइल के ऊपर लग पाते हैं, तो ये एक तरह से एनिमल लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। एयर का प्योरिफिकेशन करता है, ठीक है, कि प्योरीफाई द इन्वायरमेंट, ये भी एक सॉइल का फायदा होगा। क्योंकि अगर प्लांट नहीं होते तो हम लोग सॉइल को मतलब अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट नहीं होते, और प्लांट नहीं होते तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होती, या हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल रिसोर्स है। अब हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे हुई। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन जो है कोई 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं है, इसको हजारों लाखों साल लगे इसको फॉर्म होने के लिए। तो जब ये फॉर्म हुई है तो इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस फैक्टर। सबसे पहले तो नेचर ही है, जिसने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, नेचर के थ्रू हमारी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। जैसे कि पहले रॉक्स हुआ करता था, क्लाइमेट की वजह से उनके अंदर वेदरिंग की प्रोसेस हुई, धीरे धीरे करके वो छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ता चला गया। टुकड़ों में बढ़ने के बाद उसको नेचुरल एजेंट जैसे कि वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों को अलग 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 दूर तक ले जाते गए, स्प्रेड करते चले गए, और धीरे धीरे करके वो उसके पार्टिकल्स जो है वो और स्मॉल और स्मॉलर बनते चले गए। तो इस तरीके से सॉइल की फॉर्मेशन जो है हजारों लाखों साल के बाद हुई है, ठीक है। रिलीफ इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इज पेरेंट रॉक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। टेम्परेचर है जो कि क्लाइमेट का ही पार्ट है, टेम्परेचर रेनफॉल जो है क्लाइमेट का ही पार्ट है, ठीक है। नेचुरल एजेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नेचुरल डीकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म है, एग्जांपल मैं ले लेती हूँ अर्थवॉर्म का। वो भी क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, सॉइल को और ज्यादा बारीक बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हजारों लाखों साल की प्रोसेस के बाद हमारी जो सॉइल बनी है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को कैसे क्लासिफाई करें, तो इंडिया के अंदर जिस टाइप की सॉइल मिलती है अब हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो वी आर हैविंग दीज कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल, इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। अब ये देखते हैं सॉइल बनती कैसे। एलुवियल सॉइल का बनने का तरीका होता है कि जो रिवर्स जो हैं अपने साथ काफ़ी सारा सॉल्ट, सिल्ट, सॉइल, जो डिफरेंट इरोडेड मटेरियल जो होता है वो अपने साथ बहा कर लेकर आती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके डिपॉजिट कर देती है। तो ड्यू टू द डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवर्स दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्योंकि ये डिपोजिशनल एक्टिविटी क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है। तो ये जो सॉइल है हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। वन इज खादर एंड अनदर वन इज भांगर। खादर एंड भांगर। जो खादर है, जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता चला जा रहा है, उसे तो हम कहेंगे खादर। और जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है, जो पहले डिपॉजिट हो गया, अब उसके ऊपर दूसरा और डिपोजिशनल एक्टिविटीज चलती चली जा रही है, तो जो ओल्ड डिपोजिशन है दिस इज कॉल्ड भांगर, न्यू डिपोजिशनल इज नोन एज खादर। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गए एलुवियल सॉइल में। दूसरी खास बात क्या है इस सॉइल की, इस सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारा नदर्न प्लेन्स और जितना भी रिवर का रीजन है पूरी कंट्री के अंदर, जहाँ जहाँ पे हमें रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, उन सभी रीजन्स के अंदर ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। तो दिस इज द फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज़ सुटेबल फॉर मैक्सिमम फूड क्रॉप्स। जितनी भी फूड क्रॉप्स है उसको ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसके अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है दिस इज कॉल्ड पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड। पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड।
नेक्स्ट वन इट एरियाज, कौन कौन से एरियाज हैं, तो एज ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इट इज़ फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल्स तो एलुवियल सॉइल जो है वो नदर्न प्लेन के अंदर है। इसके अलावा जहाँ पर हमारी रिवर्स का डिपोजिशनल वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये एलुवियल सॉइल जो है वो मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉन्टेन सॉइल। मॉन्टेन मतलब माउंटेनियस सॉइल, नेम से ही पता चल रहा है। ये जो सॉइल है एसिडिक होती है नेचर के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कम होता है। एक कारण है इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कम क्यों होता है, क्योंकि जब माउंटेनियस रीजन के अंदर बारिश होती है तो जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बहकर चली जाती है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे। तो क्या होता है कि वो जितनी भी सॉइल है वो पानी के साथ रेन वाटर के साथ जो है वो ड्रेन करके कहीं और रिवर्स के अंदर चली जाती है। रिवर्स जो जितना भी फर्टाइल मटेरियल होता है वो रिवर के पास पहुँच गया, रिवर ने उसे कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर दिया और एलुवियल प्लेन्स बना दिए। लेकिन जो माउंटेनियस के अंदर जो फर्टिलिटी का कंटेंट था सॉइल के अंदर वो तो बह के चला गया, तो इसके अंदर जो है ह्यूमस कंटेंट नहीं होता। ह्यूमस को तो हम लोग ये कहेंगे जो प्लांट्स के डेड रिमेन, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमस कहेंगे, वो इसमें अवेलेबल नहीं होता। तो ये सॉइल जो है कम फर्टाइल होती है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग एग्रीकल्चर अच्छी कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, माउंटेनियस रीजन में टेरेसेस बना दिए जाते हैं, और इन टेरेसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं टेरेस के, वहाँ पर हम लोग ट्रीज़ को ग्रो कर देते हैं। जब ये ट्रीज़ ग्रो हो जाते हैं तो वो जो सॉइल है उसकी जो ट्री की रूट्स जो है सॉइल को होल्ड करके रख लेती है। जब वो उसे होल्ड करके रखती है तो वो मिट्टी बहकर कहीं और जा ही नहीं पाती है, तो वो वहीं के वहीं रुकी रहती है। इट मीन्स वहाँ पर एक फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है और वहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर मिनरल कंटेंट कौन कौन सा है, तो लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ये दो कंटेंट माउंटेनियस सॉइल के अंदर होता है और मैक्सिमम इट इज़ फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सॉइल जो है एरिड सॉइल। दो कैटेगरी इसकी होती है, एरिड और सेमी एरिड, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एरिड सॉइल करते हैं। एरिड मतलब इसको हम एक दूसरा नाम देंगे डेजर्ट सॉइल। ऐसी सॉइल जो डेजर्ट रीजन के अंदर हमें मिलती है। हम लोग देखते हैं ना वहाँ पे एक सैंडी सॉइल होती है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता उसके अंदर, वाटर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि जो वाटर होता है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं होता तो इसके पार्टिकल्स जो हैं सॉइल के वो लूज़ हो जाते हैं और ये एक सैंडी टेक्सचर, सैंडी नेचर में हमें नज़र आती है। लूज पार्टिकल्स होंगे इसके, ठीक है, सैंडी नेचर होगा। सेलाइन होगा, सेलाइन मतलब इसके अंदर सॉल्टीनेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लांट्स वही ग्रो कर सकते हैं जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। नेक्स्ट लो ह्यूमस, अगेन फर्टिलिटी लेवल जो है इसका बहुत कम होता है, सॉल्ट इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं ये सॉइल मिलती कहाँ पर है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ द गुजरात। वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ गुजरात एरिड सॉइल जो है यहाँ पर हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सॉइल इज ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल, रेगूर सॉइल, कॉटन सॉइल, तीन नाम है इसके, ब्लैक सॉइल, रेगूर सॉइल एंड कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉटन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, इस सॉइल में हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ क्लेई इन द नेचर, बहुत स्टिकी नेचर होता है इसका, क्लेई नेचर होता है, जैसी क्ले होती है ना एकदम चिपक जाती है सॉइल जो है, इस तरह की ये सॉइल होती है। मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है ये, ठीक है। जैसे सॉइल क्या करती है, जैसे हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, लेकिन इस सॉइल का नेचर क्या होता है कि एब्जॉर्ब नहीं करती, ये पानी को ऊपर ऊपर ही रखती है, ठीक है। वेट रहती है वो जो ज़मीन जो है वहाँ पे स्टिकी हो जाती है, वेट होती है, कीचड़ दलदल जो है वो यहाँ पर बन जाता है। ये सॉइल जो है एक्चुअली लावा से फॉर्म्ड हुई है कि किसी टाइम में यहाँ पे लावा जो है वो इरोड हुआ था, फिर लावा की वजह से ये जो सॉइल है ये फॉर्म्ड हुई है। नेक्स्ट हमने इसके प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब हम इसके अंदर देखते हैं मिनरल्स कौन कौन से हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ द मिनरल, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, these are the mineral content in the black soil. नेक्स्ट एरियाज, अब ये कहाँ कौन से एरियाज के अंदर मिलती है, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्शियली महाराष्ट्र, इस रीजन के अंदर जो है हमारी ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट सॉइल देखते हैं। नेक्स्ट सॉइल है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल एक ही है लेकिन इसके कलर हमने दो देखे,
अब ये रेड सॉइल कब बन जाती है? जब इसके अंदर वाटर आ जाएगा, जब इसके अंदर पानी आ जाएगा। तो इस एक्चुअली क्या होता है, सॉइल के अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब इसके अंदर पानी डाल देंगे तो ये रेडिश नज़र आने लगेगी। और जब ये सूख जाती है, जब इसमें से पानी हट जाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी ये सॉइल, तब ये हमें येलो दिखने लगेगी। सॉइल एक ही है लेकिन ये हमें दो कलर में नज़र आ रही है। जब इसमें पानी होगा तब ये रेड कलर में नज़र आएगी, जब इसमें पानी नहीं होता, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये होती है, तो ये येलो कलर की हमें नज़र आएगी। तो रेड एंड येलो सॉइल। अब इसके अंदर मिनरल्स कौन से हैं? आयरन एंड पोटेशियम। आयरन इसके अंदर, क्योंकि आयरन की वजह से ही उसका रेडिश नेचर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पानी डाल देंगे आयरन में, जैसे जंग लगा हुआ जो होता है उसमें रेडिश नज़र आता है, वही हमें इस सॉइल में भी नज़र आएगा। तो लाइम और आयरन एंड पोटेशियम इसका मिनरल कंटेंट है। नेक्स्ट अब हम एरियाज देखते हैं कहाँ पर ये हमें रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। अगर हम फर्टिलिटी के हिसाब से देखें तो इस सॉइल को एग्रीकल्चरल पर्पज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत कम फॉडर क्रॉप हम इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, बट हम यही मान के चलते हैं कि ये हमारी एग्रीकल्चरल पर्पज़ में यूज़ नहीं होती। अगली सॉइल है हमारे पास लेटराइट सॉइल। ये एक लीचिंग प्रोसेस से बनी हुई है। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस। और जब अगर हम इसमें एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स फर्टिलाइजर्स, मैन्योर डाल के ही हम लोग इसमें खेती कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट मैन्योर्स वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन द लेटराइट सॉइल। अब हम देखते हैं इसके अंदर मिनरल कंटेंट कौन कौन सा है। आयरन इसके अंदर अवेलेबल है, बॉक्साइट इसके अंदर अवेलेबल है, एल्यूमिनियम इसके अंदर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर अवेलेबल है। अब ये देखते हैं कि हम लोग ये मिलती कहाँ पर, इसके एरियाज कौन से हैं। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न स्टेट जो है हमारे, तमिलनाडु हो गया हमारा, केरला है, कर्नाटक रीजन है, यहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल जो है सबसे ज़्यादा मिलती है। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल एंड आई होप ये पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है सॉइल इरोजन का, क्या होता है सॉइल इरोजन। इरोजन मीन्स टू रिमूव समथिंग, इरोड समथिंग। इसमें क्या इरोड हो रहा है? सॉइल, कि सॉइल का किसी एक जगह से रिमूव होकर, इरोड होकर कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाना। तो जहां से रिमूवल प्रोसेस हुआ है वहां पर कौन सी एक्टिविटी हुई है? इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। ठीक है। दूसरे में रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज सॉइल इरोजन, क्योंकि हमारी क्रस्ट की टॉप लेयर क्या होती है? सॉइल की होती है, और सबसे ज्यादा फर्टिलिटी जो है टॉप लेयर के अंदर ही होगी। तो अगर ये टॉप लेयर ही रिमूव हो जाएगी, ये फर्टाइल सॉइल ही रिमूव हो जाएगी किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो फिर क्या होगा? वहां पर जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे, और प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे तो वो बैरन और वेस्ट लैंड बन जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए सॉइल इरोजन नल एक्टिविटी को भी रोकने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो हम सब मीनिंग क्लियर है आपको सॉइल इरोजन का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है सॉइल इरोजन। ठीक है। फैक्टर्स तो कौन से? जैसे कि वाटर की वजह से सॉइल इरोड हो जाती है, कई बार विंड की वजह से भी इरोड हो जाती है। तो इरोड होने के लिए तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, बट ये कितने टाइप की होती है पहले हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है शीट इरोजन। शीट मतलब टॉप लेयर, टॉप लेयर ही पूरी रिमूव हो जाए किसी वाटर के फ्लो की वजह से या किसी हाई स्पीड विंड के फ्लो की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे? शीट इरोजन। यानी कि पूरी की पूरी शीट, पूरी की पूरी लेयर जो है वो रिमूव हो गई है सॉइल की। तो दिस काइंड ऑफ इरोजन इज नोन एज शीट इरोजन। अगला है गली इरोजन। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये सॉइल है, इसमें से कहीं कहीं से स्ट्रिप्स जो है वो रिमूव होंगी। ठीक है। स्ट्रिप्स की फॉर्म में सॉइल का इरोजन होगा, बाकी जगह सॉइल रहेगी बट स्ट्रिप्स जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? गली इरोजन। नेक्स्ट है विंड इरोजन। अब विंड की वजह से जो सॉइल इरोड हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? विंड इरोजन। नेक्स्ट है रिल इरोजन। अब इसके अंदर क्या होता है? शीट्स नहीं होते, इसमें पैचेस होते हैं। डिफरेंट पैचेस जो है वो रिमूव हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं कहीं कहीं पे। तो इस तरह का जो इरोजन
होता है सॉइल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, रिल इरोजन। ठीक है, ये 4 टाइप का आपका सॉइल इरोजन है। अब अगला है कि हम इसको कंजर्व करें, ऐसी कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन, जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही रामबाण इलाज है कि अफॉरेस्टेशन कर दो। ठीक है, तो अफॉरेस्टेशन इज द कंजर्वेशनल मेजर। नेक्स्ट वन इज प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स, इसकी वजह से हम सॉइल कंजर्व होने से बचा सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, क्योंकि माउंटेनियस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है, तो हम वहां पे डिफरेंट टेरेसेस बना सकते हैं और टेरेसेस पे स्ट्रिप फार्मिंग भी कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग प्लस जो कॉर्नर्स है वहां पे हम स्ट्रिप्स बना सकते हैं और उसके अंदर ग्रास ग्रो कर दें। अगर ग्रास हम लोग ग्रो कर देंगे तो वो क्या होगा, ग्रास जो है वो क्या करेंगे, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, उनकी जड़ें जो होती है वो सॉइल को होल्ड कर लेती है। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज भी अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो फिर क्या, बारिश आ जाए, हवा चले, तो वो जो सॉइल है वो होल्डेड है, उसे ग्रास ने होल्ड किया हुआ है, उसे ट्री ने होल्ड किया हुआ है, तो वो सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगी। राइट, तो इस तरीके से हम लोग सॉइल इरोजन से भी बच सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू एवरीवन। We'll be right back.